वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। जैसे हमने पहले चर्चा की, फर्स्ट वीडियो में संविधान का परिचय देखा, उदय देखा, सेकंड में कंपनी के चार्टर एक्ट, थर्ड में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रशासन। अब देखते हैं कुछ पॉइंट: संविधान की मांग, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा की बैठकें, कैसे बैठकें हुई, कैसे अध्यक्ष बने, कैसे अलग भारत पाकिस्तान की मांग हुई, ये सब चीजें देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पहला पॉइंट देखिए, 1895 में तिलक द्वारा स्वराज की मांग की गई। तो तिलक द्वारा स्वराज की जो मांग की गई वो 1895 एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि पहली बार स्वराज की मांग किसने की? तो तिलक। अगला पॉइंट 1922 महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि जो संविधान सभा है उसका गठन किया जाए और उसी के द्वारा जो संविधान है उसको मूर्त रूप दिया जाए। फिर 1929 कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने पहली बार मांग की पूर्ण स्वराज की। अब ये एग्जाम में दोनों पॉइंट आते हैं, स्वराज शब्द बोलेंगे तो तिलक और पूर्ण स्वराज बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? हमारी जवाहरलाल नेहरू। एक अधिवेशन हुआ था लाहौर, उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। 1934 एक वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय, इन्होंने संविधान सभा की मांग की और कहा संविधान सभा जो है वो संविधान को बनाए। 1938 नेहरू जी द्वारा कहा गया कि संविधान सभा जब बनेगी तो उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाएगा। तो ये सब पॉइंट इंपोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम में आती है। तो 1895 तिलक द्वारा स्वराज की मांग, 1922 महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की गठन की चर्चा की गई, 29 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, 34 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और 38 में नेहरू द्वारा बोला गया कि संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर। हमने चर्चा की थी, चर्चा ये की थी कि स्वराज कैसे मांगा गया, पूर्ण स्वराज कौन मांग रहा है, कैसे मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1939 में वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, विश्व युद्ध हुआ द्वितीय, और 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 39 में विश्व युद्ध हुआ, 45 में समाप्त हुआ। तो इसी बीच क्या हुआ, जो ब्रिटिश था वो पूरा विश्व युद्ध में चला गया। अब पढ़ा हुआ मित्र राष्ट्र पढ़ा हुआ आपको। तो 39 के बाद 40, 41, 42 ऐसे क्या हुआ, जैसे जैसे ये समय निकलता गया जो भारतीय व्यक्ति थे आंदोलनकारी वो उभरते गए और 42 में जाके एक क्रिप्स मिशन भारत आया, उसे अस्वीकार कर दिया गया था कि उसने मना किया कि द्विराष्ट्र नहीं बनेंगे, कि द्विराष्ट्र की मांग हो रही थी 1940 से। फिर 1942 में हुआ एक भारत छोड़ो आंदोलन जिसका प्रभाव बड़ा पड़ा और 45 में ये पूरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश समझ चुका था कि अब यहाँ पर लंबा शासन नहीं हो पाएगा।
और समाप्त होने के बाद ब्रिटिश का ध्यान भारत की ओर गया और उन्होंने देखा कि भारत में लंबा शासन नहीं हो सकता है, तो भारतीयों से बोला कि देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए और आपके यहाँ संविधान का निर्माण करने के लिए एक मिशन भेजा जाएगा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था कि संविधान का चुनाव कैसे हो, संविधान के लिए संविधान सभा कैसे गठित हो। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में पहुंचा भारत और उसने भ्रमण किया और देखा कि कितनी सीटें यहां से निकल सकती हैं, कितने लोगों का योगदान रह सकता है। तो कुल सदस्य थे कैबिनेट मिशन में 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3। और कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? मार्च 1946। 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखिए 3 मेंबर और अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इनका उद्देश्य था संविधान सभा का चुनाव करा के उसका गठन करना, जिससे संविधान बनने की प्रोसेस है वो चले, आगे बढ़े। तो इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उस समय पाकिस्तान भारत की भाग था और इन्होंने 389 सीटों को बताया। कहा कि 389 सीटें प्रांतों से 292 आएंगी, 11 प्रांत थे और कमिश्नरी प्रांत से आएंगी 4। तो 4 कमिश्नरी थे, अजमेर था, दिल्ली था, बलूचिस्तान था, एक कुर्ग भी था। फिर देसी रियासत जो राय अजवाड़े हैं उनको सीटें उनके लिए रिजर्व की थी 93 सीटें। तो इतनी सीटों को उन्होंने उल्लेखित किया। एग्जाम आएगा आपके लिए कि टोटल सीटें कितनी थी? 389। प्रांतों से 292, कमिश्नरी 4, देसी रियासत 93। अब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन ने बोल दिया कि देसी रियासत जो है उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है, अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो, अंतर चुनाव होगा प्रांतों पर और कमिश्नरी सीटों पर। इन सीटों पर चुनाव हुआ। सीटें कितनी होगी हमारी? 296 सीटें थी और चुनाव की जो महीना है वो आता है हमारे लिए, किस महीने चुनाव हुआ? जुलाई 1946। तो चुनाव हुआ। चुनाव के लिए 2 पार्टियां बड़ी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 2 समुदाय बड़े थे, हिंदू और मुस्लिम। तो पार्टी के आधार पर सीटों को बांटा गया। तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को मिली 15। तो एग्जाम में आता है कैबिनेट मिशन के अनुसार बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। फिर दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग, अन्य को सीटें मिली 15। तो पार्टी के आधार पर बड़ी पार्टी क्या थी? कांग्रेस। समुदाय के आधार पर बड़ा समुदाय था हिंदू। हिंदुओं को सीट दी गई थी 213, मुस्लिम लीग को 79 79 और सिख को 4। समुदाय 3 ही थे। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए पार्टी बड़ी कौन सी थी हमारे लिए? कांग्रेस। और समुदाय बड़ा क्या था? हिंदू। इन सीटों के आंकड़ों को देखकर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। तो एग्जाम में आता है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया कैबिनेट मिशन को। राज्य की मांग। फिर उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा के चुनाव के लिए कैबिनेट भारत में आया, 3 लोग थे, 389 सीटों का चुनाव कराया, बड़ी पार्टी कांग्रेस आई, समुदाय हिंदू आया। उसके बाद क्या था? जैसे चुनाव हुआ, चुनाव कराने का उद्देश्य यही था कि संविधान सभा गठित हो और संविधान बनना चालू हो। लेकिन मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर चुका था। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था।
ऐसे वो बहिष्कार करते आ रहा था, फिर भी संविधान सभा की बैठकें की गई। तो संविधान सभा नवंबर 1946 में बनी और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पहली चुनौती ये थी कि उसकी बैठक कैसे हो, और अगली चुनौती ये थी कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, कि किसी प्रकार से एक बैठक हो जाए पहले। तो 9 दिसंबर को जब बैठक हुई तो पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा। एग्जाम में आता है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष बने। और ये जो पूरी पद्धति थी फ्रांस की पद्धति को अपनाया गया था, फ्रांस की पद्धति। तो पहला पॉइंट तो आएगा, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और जो बैठक हुई उसमें जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 अगली बैठक हुई, और अगली जो बैठक हुई उसमें जो अध्यक्ष बने वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे वो स्थायी थे। अब जितनी बैठकें होंगी उनके अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन बने हमारे? एच.एस. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी हमारे उपाध्यक्ष बने। और एक एडवाइजर बने वो थे हमारे बी.एन. राव। एक एडवाइजर सलाहकार जो बने वो कौन थे? हमारे बी.एन. राव। क्वेश्चन कैसे आएगा? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हमेशा आपको टिक करना है सच्चिदानंद सिन्हा, भले स्थायी। और लिख के आएगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट, अगली बैठक हुई, और अगली बैठक जो हुई उस बैठक में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं, क्या उद्देश्य होगा मेरा? कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, मुझे यहां तक पहुंचना है आज, या आने वाले समय में पहुंचना है। आप स्टडी कर रहे हैं, आपका कोई टारगेट होगा। तो नेहरू जी द्वारा प्लान किया गया कि मेरा जो उद्देश्य है वो से मैं इस बैठक ला रहा हूं। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को हम अलग से पढ़ेंगे, पर आप यहाँ कुछ पॉइंट समझ लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि हमारा उद्देश्य है कि भारत स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। जब हम संविधान बनाएंगे किसी के अधीन नहीं होंगे, कहीं का भी संविधान अपना सकेंगे। फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए विशेष संरक्षण दिया जाएगा, उनको सभी के प्रावधान किए जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव की तमाम बातें थी। और संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियां होंगी। तो अगला पॉइंट ये आता है कि संविधान का जो उद्देश्य है प्रस्ताव कौन लाया? तो एग्जाम में आंसर क्या होगा आपका? जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट, उद्देश्य प्रस्ताव आने की डेट तो ये है, उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947। यहां से अब क्या हुआ? काम चालू हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसका विरोध कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग बहिष्कार कर चुकी है वो। फिर कुछ टाइम बाद बैठकें चलती रही। 3 जून 1947 और एक योजना आई, माउंटबेटन योजना, क्योंकि बेवेल के जाने के बाद जो वायसराय बन के आया था वो माउंटबेटन था। तो अगला पॉइंट ये है, माउंटबेटन जो योजना है, तो माउंटबेटन के बचपन का नाम था डिकी। तो डिकी वाली योजना या माउंटबेटन योजना। तो जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान की मांग या अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, लेकिन अब तक क्या हुआ? उसको स्वीकार नहीं गया, क्योंकि माउंटबेटन ने जो योजना तैयार की थी उस योजना में पहली बार पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा गया।
एग्जाम में आएगा। पहली बार पाकिस्तान की मांग को कब स्वीकारा या किस योजना में स्वीकारा गया, तो आंसर क्या होगा, माउंटबेटन या डिकीवर्ड योजना। अब ये प्रस्ताव जब तैयार हुआ, मांग हुई, फिर ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पहुंचा, उसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पहुंचा था ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद की जो पहुंचने की डेट है वो 4 जुलाई को संसद में रखा गया और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इसको पास कर दिया गया। तो यहां जो पाकिस्तान की मांग थी वो यहां जाके स्वीकार ली गई। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए पहली योजना जहां पाकिस्तान की मांग स्वीकारी गई, माउंटबेटन योजना या डिकीवर्ड योजना। ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता अधिनियम कब पहुंचा, तो 4 जुलाई, पास कब हुआ, 18 जुलाई। और ये बोल दिया गया आने वाले कुछ समय में द्विराष्ट्र बना दिए जाएंगे। अब 14 अगस्त को बनाया गया पाकिस्तान जो था वो बनाया गया 14 अगस्त। और पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, कि पाकिस्तान की मांग इन्होंने 1940 में रखी थी। अगला पॉइंट, पहले पीएम पाकिस्तान की कौन थी, लियाकत अली। तो एग्जाम में आएगा पाकिस्तान को जो स्वतंत्र कर दिया गया विभाजन के बाद, वो डेट क्या है, 14 अगस्त 1947 लिखा है ऊपर आपके लिए। और मोहम्मद अली जिन्ना वहां के पहले गवर्नर जनरल थे और पीएम थे लियाकत अली। फिर 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया गया। तो भारत को स्वतंत्र किया गया 15 अगस्त। तो गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन, और पीएम कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको याद हो, एक पद चला रहा था वायसराय का, वायसराय के पद को बदल दिया गया था गवर्नर जनरल के पद में। और कौन बैठा, माउंटबेटन, और पीएम कौन था हमारा, जवाहरलाल नेहरू। एक बार फिर देखते हैं, पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे हमारे, सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी जो बैठक हुई उसमें अध्यक्ष कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्थायी है और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी है। अगला पॉइंट, उपाध्यक्ष कौन है, एच.एस. मुखर्जी, और सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। फिर 23 दिसंबर 46 में बैठक हुई अगली, और वहां उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए, नेहरू जी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए, नेहरू जी। और ये पास हुआ 22 जनवरी 47। 3 जून 47 को माउंटबेटन योजना आई। बैठकें होती रही लेकिन मुस्लिम लीग अस्वीकार करती रही और पाकिस्तान की मांग को पहली बार स्वीकारा गया। फिर ये अधिनियम बना, भारत अधिनियम, 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पास हुआ, 2 जुलाई को, पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत 15 अगस्त। अब देखते हैं कि जो सीटें हैं, क्योंकि हमारी टोटल सीटें कितनी थी, 389। हमारी टोटल सीटें कितनी थी, 389। तो 389 जो सीटें थी, उन सीटों में से जब विभाजन होगा तो कुछ सीटें हमको भी दी जाएंगी। जैसे हमने शुरू पढ़ा स्वराज के बारे में, फिर कैबिनेट का चुनाव पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बैठक कैसे हुई, माउंटबेटन ने कैसे स्वीकार लिया, कैसे अलग हुई। अब देखते हैं, जब पाकिस्तान को आप अलग करोगे तो आपको सीटें भी देनी पड़ेगी संविधान सभा की, क्योंकि ये पूरा पार्ट था जैसे भारत का। तो ये वाला पार्ट तो चला गया पूरा, लेकिन जब संविधान सभा की सीटें गिनी गई तो यहां से भी गिनी गई थी। जब पाकिस्तान दोगे तो सीटें देनी पड़ेंगी आपको। तो टोटल सीटें जो थी हमारे पास 389 थी। तो पाकिस्तान अलग हुआ 14 अगस्त को, भारत अलग हुआ, स्वतंत्र हुआ तो अलग हुआ, वो 15 अगस्त को आयद हुआ। लेकिन सीटें अलग कर दी जाएंगी, यह घोषणा कब हुई हमारी, 31 अक्टूबर 1947, और सीटें बांट दी गई 31 दिसंबर 1947। सीटें दी गई। तो जो 389 सीटें हैं उनमें से 299 सीट रहेगी भारत पर और 90 सीटें दी गई पाकिस्तान को। तो एग्जाम में आएगा, संविधान सभा की सीटों में से पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पर सीट कितनी रह गई थी, 299, और पाकिस्तान को सीट देगी 90। अब ये 299 तैयार करेंगे भारत का संविधान, समितियां बनेगी, और ये 90 बनाएंगे पाकिस्तान का संविधान। फिर अगला पॉइंट ये 299 जो सीटें हैं प्रांतों से 229 और देशी रियासत की दी हमारी 70।
तो इनको जोड़ेंगे तो हमारी कितनी हो जाएंगी 299। एग्जाम में आता है विभाजन के बाद प्रांतों में सीट कितनी रहेगी तुम्हारी 299 और देशी रियासत में रहेगी तुम्हारी 70। अगला पॉइंट, अब हमारा संविधान, अभी हम कुछ पॉइंट आउट डायरेक्ट पढ़ते हैं फिर बाद में रिपीट करेंगे इसको समितियों के बीच में। तो भारत संविधान बनता गया 47 का दौर निकल गया, 48 का, 49 का लास्ट में आया। अब देखा गया कि संविधान तैयार हो गया हमारा और संविधान को स्वीकार है। जब संविधान को स्वीकारा गया तो स्वीकारना कहलाता है कि हमारा अंगीकृत। तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था तो 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो एग्जाम में आता है जब भारत का संविधान स्वीकारा गया तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे हमारे या साइन किए थे, तो 284। अगला पॉइंट, संविधान को अंगीकृत कब किया गया 26 नवंबर 49, इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं विधि दिवस। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। यहां तो स्वीकार लिया गया और यहां पर संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू इसलिए किया गया था, हमने एक स्वाधीनता दिवस बनाया था 26 जनवरी 1930 जो नेहरू जी द्वारा बनाया गया था। रावी नदी के तट पर एक बार झंडा फहराया गया था। तो नेहरू जी द्वारा जो स्वाधीनता दिवस बनाया गया था पहला हमारा, तो संविधान को लागू किया गया। अब जब पहली बार संविधान बना तो उसमें भाग कितने थे 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची कितनी थी 8। तो ये मूल संविधान है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार क्या किया, चीजों को इनमें जोड़ना चालू कर दिया गया। तो वर्तमान में अनुसूची कितनी है हमारी 12। क्वेश्चन है मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी हमारी 8 और वर्तमान में कितनी हमारी 12। फिर देखिए संविधान सभा की सीटें बांटी जाएंगी, 389 थी, घोषणा की गई 31 अक्टूबर 47, बांट दी गई 31 दिसंबर 47, कुल सीटें 389 थी। फिर भारत में रह गई 299, पाकिस्तान को 90 दी गई, प्रांतों में 229 सीटें रह गई और देशी रियासत 70। जब स्वीकारा गया तो 26 नवंबर 49 को संविधान स्वीकारा गया है, अंगीकृत किया गया और 284 मेंबर्स ने साइन किए थे जिसमें 8 महिलाएं भी थी, जिसमें 8 महिलाएं थी। फिर इसके अलावा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, संविधान को लागू किया गया। मूल संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8। आप में से जिस स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप में से जिस स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम होगी आपको समझा दी जाएगी। लिखते समय कोई गलतियां नहीं है। बाकी लॉकडाउन के समय उसको आप खराब ना करें, एक अच्छा मौका है, इस दौरान आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। कोई भी चीज बड़ी नहीं है, नेवर गिव अप, चाहिए चाहिए और चाहिए। मायूस क्यों होते हो, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, टीचर्स और महानुभावों के लिए नहीं बनाया जाता। इसलिए स्टूडेंट्स को पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा खुद से मोटिवेट करें। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आप में तमाम गलतियां निकालेंगे, लेकिन आप हमेशा खुद को देखिए। गलतियां हैं, सुधर सकती हैं, गलतियां इंसान ही करता है। और आपको कोई गलतियां बता रहा है तो आपको फायदा इसमें, क्योंकि हम लोग अपनी गलतियां खुद नहीं पहचान पाते और वो आपको प्रॉफिट देता है। सामने वाला आपकी गलतियां बताता है, आप सुधार करते हैं और आपको फायदा होता है। इसलिए लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए,
हाथ खाली से ही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक हौसला बना रखिए। नेवर